लड़ना लड़ाना लड़ाने की जिम्मेदारी दे रही है कि लड़ने की जिम्मेदारी दे रही है, पार्टी तय करेगी। हाँ, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि भाई अब सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़वाने वाला होना, ताकि पूरे प्रदेश भर घूमो तो उसका फायदा हो पार्टी को। अब यदि पार्टी तय करती कि तुमको लड़ना है तो अपन तो फिर सिपाही हैं, जो आदेश हाईकमान का होगा मानना ही। उनके पास प्रत्याशी मिल नहीं रहे और हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो अभी महाभारत अभी समर जो छिड़ने वाला है, वो सब जो है कौरव पक्ष के लोग को समझ में आ गया है कि उनकी हार सुनिश्चित है, उनका अंत होना सुनिश्चित है। इस डर से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम अभी सुन रहे थे, एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घोषित कर दी गई है कांग्रेस के पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में नाम है 39 लोगों के, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में इस बात की बहस चल रही थी कि कांग्रेस कब उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, क्या चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर पाएगी, इस पर संशय था, मंथन चल रहा था। लेकिन कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई है और 11 में से 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इन 6 उम्मीदवारों में ज्यादातर बड़े दिग्गज हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, पहले भी सांसद रह चुकी हैं, उनको उतारा गया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले कार्यकाल में, उनको उतारा गया है। शिव डहरिया मंत्री रहे हैं, उन्हें जांजगीर से मौका दिया गया है। रायपुर से नया नाम विकास उपाध्याय पे पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं दुर्ग से एक और नया नाम राजेंद्र साहू का दिया गया है, जबकि ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से शिफ्ट करके महासमुंद भेज दिया गया है, महासमुंद से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके की टिकटें सामने आई हैं और इन टिकटों की घोषणा के बाद किस तरीके का समीकरण बन रहा है, क्या नया मैदानी मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, इन सब बातों पे चर्चा के लिए हम जुटे हुए हैं। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ महासमुंद से जुड़े हुए हैं एतराम साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने खबर बताई और जैसे कि हमने ये भी बताया कि जो हमारे टीवी 24 की खबर थी उस पर मुहर लगी है, जो नाम हम चला रहे थे उन्हीं नामों को अंतिम रूप दिया गया है। अब जो नाम है वो सामने है। ऐसे में किस तरीके का सिनारियो बन रहा है, एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस से ले लेते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बड़े दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में कामयाब हो गई है कांग्रेस। अमित जी, क्या पहली प्रतिक्रिया उम्मीदवार को लेकर, कितने आशान्वित हैं आप? जी, निश्चित तौर पे मोहन जी, अभी हम आप ही के चैनल और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव और जिसमें कैंडिडेट घोषित हुए हैं और लोग जो वो छत्तीसगढ़ से, तो चाहे शिव डहरिया से, चाहे जैसा आप ज्योत्सना महंत जी हो, विकास उपाध्याय जी हो, चाहे रायपुर, चाहे फिर राजेंद्र साहू जी हो दुर्ग से, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चिंतन मनन CWC की बैठक में, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक जो हुई थी, उसमें सारे विषयों पर चर्चा हुई थी और चिंतन मनन के बाद ये नाम निकल के आए हैं। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो नाम निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं के हैं। और कार्यकर्ता चाहता था कि चुनाव इस बार ऐसे ही लड़ा जाए कि बड़े नेता आए, चुनाव लड़े और निश्चित तौर पे जीत की प्रबल संभावना बने। तो मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो मिशन 11 हमारा यहाँ पर है, उस पर हम निश्चित तौर पे कटनी छटनी के बाद जो उम्मीदवारों के नाम आए हैं, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पहली प्रतिक्रिया है, आपके चैनल पे हम बैठे थे और उसी में सुन रहे थे, तो मैं समस्त अपने जो 6 के 6 जो हमारे उम्मीदवार घोषित हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हम दृढ़ता से लड़ेंगे। और आप अगर गौर करेंगे तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल की जो ये कैंडिडेट हैं और हमारे
अभी गठबंधन के नहीं, ये कांग्रेस की कैंडिडेटों की लिस्ट जहां पर हमारे क्लियर था, तो ये उनके लिस्ट जारी हुई है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इन 39 में 15 जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं और 24 जो है वो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हैं। तो सारी चीजों को देख के परख के निर्णय लिया गया है। और मैं फिर कहता हूं कि इन नामों को सुनने के बाद छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पहले भी रिचार्ज था, आज और उसके वो रिचार्ज हो गया और निश्चित तौर पे भाजपा को पटकनी देने के लिए ऐसे ही नामों की हमें उम्मीद थी। ये जो नाम अभी बाकी हैं उसके लिए हम कितना इंतजार करें? क्यों उनमें सहमति नहीं बन पाई? बीजेपी तो 11 के 11 उम्मीदवार एक साथ घोषित कर चुकी है। कहेंगे तो बहुत सारी सीट है, बीजेपी ने 195 सीट घोषित की है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों के नाम नहीं डाले हैं, ऐसे बहुत से नेताओं के नहीं डाले। तो एक प्रोसेस होता है, मोहन जी आप बेहतर समझते हैं चीजों को। आज अभी आपने कहा कि एक आपकी बातों पे मैं शायद पहली बार आपत्ति कर रहा हूं। आपने कहा कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई, तो हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने फिरंगियों से जो हम नहीं डरे, तो संघियों से क्या डरेंगे मोहन जी। और मैं रही बात आपको बता दूं हिम्मत, तो कांग्रेस सबसे ज्यादा, जनता ने इस कांग्रेस पार्टी में विश्वास किया है, सबसे ज्यादा बार यहां पर सेवा का इस देश में अवसर कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। गांव गांव में आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और मैं कहता हूं एक चीज आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं, नागेंद्र भैया बैठे हैं, शायद मेरी बातों का वो समर्थन करेंगे कि मंत्री एक्स हो सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री एक्स हो सकता है, विधायक एक्स हो सकता है, सांसद एक्स हो सकता है, कार्यकर्ता का भी एक्स नहीं होता। और कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आज भी इस देश में गांव गांव में कांग्रेस के पास है। चलिए, आशा से भरे हुए लग रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस नए जोश से सामने आएगी, इसी बात की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने दिग्गज उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर चलते हैं, एतराम साहू जी हमारे साथ बने हुए हैं। साहू जी, आपके यहाँ भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है? आप लोगों का उम्मीदवार तो तय था, घोषित हो चुका था, लेकिन अब कांग्रेस का उम्मीदवार भी आ गया है। पूरे कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों को आप लोग कैसे आंकते हैं? बीजेपी इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखती है? तिवारी जी, वर्मा जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। महाशिवरात्रि और आज वोमेन्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई जी। तिवारी जी, हम 2 मार्च को छत्तीसगढ़ के 11 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए। हम उसके पहले नहीं सोचे कि कांग्रेस हमारे साथ किसको लड़ागा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नियत, नीति और नेता स्पष्ट है। हम जिस उद्देश्य और जिस सिद्धांत को लेकर राजनीति करते हैं और राजनीति में है वो स्पष्ट है। हम जनता की सेवा, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए हैं। हमारे साथ कौन प्रत्याशी लड़ा रहा है कांग्रेस, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम जनता की सेवा कैसे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने 10 साल तक, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और इस देश की दशा और दिशा बदली। चाहे सशक्त किसान की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, चाहे हमारे नवयुवक पीढ़ी की बात करें, चाहे जीवन की निरोगी काया की बात करें, चाहे व्यवसाय की बात करें, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व भारत में विकास जो हुआ है, हम उन्हीं को लेकर चुनाव के मैदान में हैं। और वो हमारा जो उद्देश्य है, इनके प्रत्याशी कौन होंगे वो महत्वपूर्ण है, हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। और वही इस देश की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी और 11 सीटों में हमसे फिर से जनता के, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वो तो मिलेगा, लेकिन उम्मीदवारों को कैसे आंकते हैं? भूपेश बघेल राजनांदगांव जाके लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू महासमुंद जाके लड़ रहे हैं, विकास उपाध्याय को रायपुर से उतार दिया गया है, शिव डहरिया को रायपुर से जांजगीर भेजा गया है। इसको कैसे देखते हैं आप? तिवारी जी, मैं पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से चलते हैं। ये अभी जो श्रीवास्तव जी ने कहा कि हम दिग्गज नेता उतारे, हम कौन दिग्गज है और कौन दिग्गज है उससे हमको मतलब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से चुनाव लड़ेंगे, चाहे जितने दिग्गज को उतार ले। हमारे कार्यकर्ता को फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे नेताओं को फर्क नहीं पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। चलिए, जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, उम्मीद के साथ उम्मीदवार मैदान में उतरते हुए जरूर दिख रहे हैं। नागेंद्र वर्मा जी की ओर रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव
उसके लिए उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने की। अब कांग्रेस के 6 उम्मीदवार, कैसे देखते हैं मुकाबले को, कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है? देखिए, मुकाबला तो निसंदेह दिलचस्प होगा, क्योंकि जिन दिग्गजों को उतारा गया है उनको बहुत ही, मुझे लगता है कि संतुलन के साथ उतारने की कोशिश की है पार्टी ने। इसमें सारे समीकरण हैं। इसमें देखिएगा कि सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आती है और सामाजिक संरचना के आधार पे उम्मीदवारों को उनके संसदीय क्षेत्र का चयन करके उतारा गया है। जैसे ताम्रध्वज साहू जो हैं, उनको महासमुंद से उतारने की जो कवायद है वो एक तरीके से साहू वोट्स पे फोकस किया गया है। उसी तरीके से भूपेश बघेल जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको एक तरीके से कहिए तो राजनांदगांव का क्षेत्र दिया गया है, जहां उनकी पकड़ है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहां का एक विधायक मंडल भी जो है एक तरीके से उनको एक सपोर्ट करता नजर आएगा वहां पे। उसी तरीके से सीट जो है ज्योत्सना महंत की, वो तो रिपीट हो गई है। अब वहाँ उनको उन्होंने दोबारा मौका दिया है। निसंदेह डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को भी जो जांजगीर चांपा का क्षेत्र है, वो आप समझते हैं कि किस तरीके से वहां पर साधने की कोशिश की गई। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी, वहां से वो लड़ भी चुके हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वहां उन्हें कोई फायदा हुआ था। निसंदेह रायपुर में जो है वो एक बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि विकास उपाध्याय जो हैं वो एकदम नए हैं और राजनीति के खिलाड़ी जो हैं बृजमोहन अग्रवाल, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो हर चुनाव में एक अजय योद्धा के रूप में उतरते हैं और उनको पहली बार संसद में भेजने की तैयारी है। तो सबसे रोचक जो है समर, वो तो रायपुर लोकसभा का ही आने वाले समय में दिखेगा। जी ठीक है, तो रोचक मुकाबला रहेगा। और क्योंकि पुराने नए के कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए कई थोड़ा सा मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी हो जाएगा कि कांग्रेस के नए उम्मीदवार बीजेपी के पुराने दिग्गजों से भिड़ेंगे और जो बीजेपी के नए उम्मीदवार हैं उनसे कांग्रेस के दिग्गज भिड़ेंगे। कैसा मुकाबला रहेगा, एक बार फिर से अमित श्रीवास्तव जी की ओर चलते हैं। अमित जी, भूपेश बघेल जी रहने वाले दुर्ग के, उनका विधानसभा क्षेत्र दुर्ग आता है, चुनाव लड़ने राजनांदगांव चले गए। ताम्रध्वज साहू रहने वाले दुर्ग के, उनको भेज दिया महासमुंद। ये क्या पार्टी क्यों इतना प्रयोग कर रही है? जहां का जो है वहीं से टिकट क्यों नहीं दे दिया पार्टी ने? देखिए मोहन जी, मैं आपको बता दूं, यही प्रश्न है मीडिया के साथ। मैं माफी के साथ आपको बोलना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री गुजरात से जाके वाराणसी में लड़ते हैं तो आप लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई कांग्रेस का फैसला आता है तो आप लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, इंडिया के निवासी हैं, भारत के संविधान ने हम सबको अधिकार पत्र दिया है और यह हमारा मौलिक अधिकार है। पार्टी ने डिसाइड किया है जिसको जहां से लड़ा है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जहां पार्टी का दिशा निर्देश होगा वहां जाके लड़ने के लिए तैयार है। मैं साहू भैया की बात को भी सुन रहा था बड़े गौर से, और मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहूंगा। हमने इस दौर में अंदाजे निराले देखे हैं, हमने इस दौर में अंदाजे निराले देखे हैं, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे हैं। तो देखिए, लगातार अगर वो कह रहे थे हम अपनी रीति नीति से जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पे 15 साल जब इनकी सरकार थी तो इनसे लड़ाई लड़ा है, लेकिन इनके ही एक प्रवक्ता उपाध्याय जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ नाम ले रहा हूं, जब उन्होंने कहा हमारे यहाँ कार्यकर्ता को परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, तो उन्हें ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। तो कार्यकर्ताओं की इनके यहाँ पूछ परख नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। और मोहन जी, इनके पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा था चुनाव हारने के बाद कि हमें कार्यकर्ताओं ने हरा दिया। तो इनके कार्यकर्ता आज भी रुष्ट बैठे हैं। और आपने ठीक कहा कि भाजपा के दिग्गज और कांग्रेस के नए, उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और छत्तीसगढ़ की जनता अब फैसला करेगी। और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो परिणाम आएंगे लोकसभा चुनाव में, आप देखिएगा बिल्कुल वो उलट आएंगे, सोच के मुताबिक उलट आएंगे। थोड़ा प्रयोग भी किया गया है और मुकाबले में कौन कौन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सरोज पांडे के सामने ज्योत्सना महंत, विजय बघेल के सामने राजेंद्र साहू, बृजमोहन अग्रवाल के सामने विकास उपाध्याय, रूप कुमार चौधरी के सामने ताम्रध्वज साहू, कमलेश जांगड़े के सामने
शिव डहरिया। तो इस तरीके का मुकाबला संतोष पांडे के सामने भूपेश बघेल चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये मुकाबले में इस तरीके के नेता दिख रहे हैं। एक बार चलते हैं एतराम साहू जी की ओर। साहू जी, पार्टी ने नए लोगों को आप लोगों ने मौका दिया है, लेकिन बीजेपी के देखिए पुराने मंत्री मैदान में दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से चरणदास महंत के परिवार से टिकट दी गई है, तो चरणदास महंत एक बड़ा नाम है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, शिव डहरिया चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे तो मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो गया है और आप लोगों के लिए चुनौती भरा भी हो गया है। तिवारी जी, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पराक्रम से नहीं परिक्रमा से टिकट मिलती है। मैंने नहीं, हमारे 11 नामों को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हम तो 2-3 ऐसे नाम तो सरपंच से उनको सांसद का टिकट दिया है। इसको पराक्रम ही कहेंगे। परिक्रमा भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, पराक्रम चलता है, परिक्रमा चलता है कांग्रेस में। अच्छा, अभी आपने जो कहा कि अब इनके जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के सामने, कौन दिग्गज है, कांग्रेस किनको मैदान में उतार रही है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम जिन रीति नीति, आवाज आ रही है जी, विगत 10 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में इस देश की जो ऐतिहासिक तब्दीली आई है, जो हम इस देश में विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में है। आज हमारा देश पढ़े लिखे लोगों का देश बन गया है। इसलिए 10 साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो उन्नति किए हैं, उससे हर नागरिक को फायदा हुआ है। और इस 10 सालों को जनता पिछले 55 सालों की तुलना करती है। उन 55 सालों में इस देश की दशा क्या थी और इस 10 सालों में इस देश की दशा क्या है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हमें जनता के पीछे जाना है, जनता से निवेदन करना है, और जनता इस बात को समझती है। पहले की जनता नहीं, आज तो आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दिल्ली में क्या होता है हर गांव के कोने में सुबह पता चल जाता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस बात की चिंता नहीं है कि उनके दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल उनके दिग्गजों से घबराने वाले नहीं हैं। जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। अमित जी, जनता पर विश्वास है और दिग्गज के सामने ये कार्यकर्ताओं को उतारे हैं, उसमें भी जीत का दावा कर रहे हैं काम के दम पर। जी देखिए, अब बात तो मैंने कहा ना कि फिर मुझे किसी की पंक्तियां याद आ, साहू भैया बैठे हैं, तो एक नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। तजुर्बे ने हमें यही बात पिछले 9 सालों में समझाई है। ठीक है, तो लगातार आपको मैं बता दूं, अगर हम बात करेंगे कामों की तो फिर वो बात होगी रोजगार की कमी की। नहीं, लेकिन अमित जी सवाल ये उठा है कि अभी 3 महीने पहले आप लोगों की हार हुई है, ऐसा कौन सा जादू कर देंगे कि ये सारे लोग जीत जाएंगे, ये हम जानना चाह रहे हैं। जब जनता ने एक बार रिजेक्ट कर दिया विधानसभा चुनाव में, तो इतने जल्दी 3-4 महीने में क्या बदल जाएगा जो आप लोगों को चुनाव में जीत मिल जाएगी? मोहन जी, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। 2018 में हम विधानसभा चुनाव जीते थे और लोकसभा में छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को जिता दिया था। जनता जनार्दन होती है साहब लोकतंत्र में। और आपको मैं बता दूं, जनता अगर फैसला कर ले कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने बोल के जो काम नहीं किया है, और मैंने कहा ना कि अब तो बात होगी ना किसानों की आत्महत्या पे, किसानों के काले कानून पे लाए गए, जो इन्होंने बोल के जो किसानों की आय दुगनी नहीं करी 2022 तक, रोजगार की कमी, मूल्य वृद्धि, महंगाई। मैंने कहा ना वो 56 इंच की छाती कहां चले गई जो चाइना के सामने गिरा जाते हैं। और मैं लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्थिक मंदी, बैंक का एनपीए, और अभी इन्होंने कहा, साहू भैया ने एक बात कही कि 10 साल का कार्यकाल और 55 साल पे चुनाव होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 55 साल में हमने संपत्तियां देश के लिए बनाई और इन्होंने 10 सालों में रेलवेज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। तो कहते हैं ना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत का पूत तो क्या धन संचय है। एक कहावत है, उसको अन्यथा लेके ना जोड़े। लेकिन मैं बता दूं कि आपने कहा है कि 55 और 10, तो हमने जो बनाया था आप उसे ही बेच रहे हैं। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से क्या फैक्टर काम करेंगे। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों पर
कसौटी में अगर उनको कसा जाएगा तो कौन सा पलड़ा भारी रह सकता है? नागेंद्र जी, हम समझना चाहेंगे कि जैसे दावे किए गए सरकार के कामकाज को आधार बनाकर बीजेपी मैदान में है, वादा खिलाफी को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, प्रत्याशियों का चेहरा भी थोड़ा फैक्टर के रूप में काम करेगा। क्या लगता है इन 6 सीटों में क्या होने जा रहा है? किस तरीके का फैक्टर आप देख रहे हैं? देखिए मोहन जी, आपने अभी खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि किस तरीके से चमत्कार होता है, आखिर कैसे करेगी कांग्रेस। जैसे कि पिछली बार बीजेपी जब विधानसभा हारी थी, उसके तत्काल बाद बीजेपी ने लोकसभा में 9 सीटें जीत ली थी। तो ये अप्रत्याशित रिजल्ट था, ये उम्मीद कांग्रेस भी बना रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो मदद किसकी कर रही है। उदाहरण के लिए लीजिए कि अभी भी हम देख रहे हैं कि हारने के बाद विधानसभा में प्रतिपक्ष कमजोर नहीं है, लेकिन जो तमाम मुद्दों की बात होती है उसमें जनता के हित की जब बात होती है, वो तमाम वायदे जो पूरे करने हैं, ये बार बार याद दिला के सरकार के काम को त्वरित गति देने का काम अभी प्रतिपक्ष कर रहा है। इसका फायदा किसको मिल सकता है, इसको किस तरीके से समझाया जा सकता है, ये देखना होगा कांग्रेस पार्टी को। इसमें वो कितना सक्षम हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आज अगर किसानों को प्रदेश के 3100 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको दिलाने के पीछे एक घोषणा कांग्रेस की ही थी। उन्होंने 3000 का वादा किया था, आज उसके कारण 3100 रुपए मिल रहे हैं। पर ये इस चीज को कैसे आप स्थापित करते हैं, जनता तक के आप कैसे अपनी बातों को कहते हैं। आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको नई सरकार ने खारिज नहीं किया है, उसको आप किस तरीके से जनता के बीच ला सकते हैं, उनके चौपाल पे जा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा। और मुझे लगता है कि जो नए चेहरे आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, उसको आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं कि वो संसद में कैसे बात करेंगे, और जो पुराने मुद्दे हैं उसको छोड़ के आपके पास नया क्या है, नई योजनाएं क्या है, आप देश का विजन, प्रदेश का विजन, इन सब चीजों को लेके कैसे जनता के पास वोट लेने जाएंगे, और किस मुद्दे पे आप प्रदेश की नई जो सरकार है उसको कहां पर कम आंकेंगे, और अगर आप केंद्र में आते हैं तो आप कैसे जनता की कैसे बेहतर सेवा करेंगे, इसको आपको साबित करना है। और इसके लिए आपके पास समय है, आप जनता के पास जाके कैसे बोलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो हार हुई है, जितनी अपेक्षित सीटें चाहिए थी उतनी नहीं आई प्रदेश में। जो तमाम बातें की जा रही थी कि 75 पार, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में तो मुझे लगता है कि एक निराशा तो है। उनको फिर से सक्रिय करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती है। कार्यकर्ता हतोत्साहित है। अमित जी, कैसे उनमें नया उत्साह भर पाएंगे? कुछ महीने या कहें करीब 1 महीने 1.5 महीने बाद चुनाव है। देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा कार्यकर्ता हमेशा रिचार्ज रहता है, और मैंने कहा ना कि वो कार्यकर्ता है, वो कर्मठ कार्यकर्ता है। जब 15 साल सरकार नहीं भी थी तो वो इधर से उधर टस से मस नहीं हुआ और कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहा। तो कांग्रेस पे जिसकी आस्था है, जो कांग्रेस की रीति नीतियों को समझता है, जो कांग्रेस पे विश्वास करता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। मोहन जी, मैं आपको बता दूं, चाहे कितनी भी IT, ET, CBI लगा ले, वो कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं होगा। और मैं आपको फिर कह दूं कि अभी नागेंद्र भैया ने कहा, तो मैं एक बात आपको याद दिला दूं, जो 3, 8 और 13 में 2100 रुपए का वादा करके नहीं देते थे, हमारे कारण 3100 रुपए देना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर आपके लोकप्रिय चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, अब इसको इस पूरे 3100 को पूरे देश में लागू करना चाहिए, मोदी जी को और भाजपा को। और हम इस चुनाव में भाजपा की नाकामी जनता के बीच में लेके जाएंगे। इन्होंने जो कहा था, जितने वादे किए थे, उसे पूरा नहीं किया, उस प्रोमिसेस को उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इस सारी चीजों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और मैंने कहा ना, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। और आपने देखा है कि अटल बिहारी जी जब थे और उनके कार्यकाल में जब इंडिया शाइनिंग वाला मामला था, और उसके बाद भी सरकार पलटी थी और 10 साल कांग्रेस ने सेवा करने का जनता ने अवसर दिया था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने जो वादा किया, मैंने कई सारे गिनाया। वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस मैदान में है, उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। एक बार चलते हैं, आखिरी कमेंट ले लेते हैं हेतराम जी का। हेतराम जी, आप अपने क्षेत्र का ही बता दीजिए। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू जी आ रहे हैं, साहू फैक्टर काम करेगा। 2 टिकट 6 में से साहू को दी है कांग्रेस ने। साहू लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश है, इसमें कितना सफल लगेगी, हो जाएगी कांग्रेस, लगता है आपको?
तिवारी जी, जनता जागरूक है। कांग्रेस को पूरे महासमुंद लोकसभा में प्रत्याशी नहीं मिला। रूप कुमारी चौधरी जी बसना की विधायक रही हैं, संसदीय सचिव रही है, महासमुंद भाजपा की जिला अध्यक्ष है, महासमुंद लोकसभा की कार्यकर्ता है, महासमुंद लोकसभा की प्रत्याशी है। ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद से उनका क्या नाता, वो दुर्ग के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं, साहू लोगों में संख्या ज्यादा है वहां, सांसद है। और समाज देखे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को देख तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नीति और नियत देख के काम करेगी। अभी मैं श्रीवास्तव जी के जवाब दे लूं, एयरपोर्ट भेजने की बात कर रहे थे श्रीवास्तव जी, जब 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे, आज मोदी जी के कार्यकाल में 148 एयरपोर्ट है। महंगाई की बात कर रहे थे आप, 2014 तक 9.5% लोगों की आमदनी बढ़ी है। ठीक है, ये सारे मुद्दों पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जी छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है, चाहे कांग्रेस कितना भी मरगला ले जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता वास्तविक गुजरात जानती है। कोई कैंडिडेट नहीं था क्या वाराणसी में आपके पास? और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। विगत 10 सालों में किसानों की आय की बात कर रहे हैं, 1350 था 2014 में। चलिए ये बहस तो चलती रहेगी। आज उम्मीदवार की घोषणा हुई है, इसलिए हम नामों पर ज्यादा चर्चा चाह रहे थे और वो सारी चीजें हमने आज चर्चा में लाकर जानने की कोशिश की कि उम्मीदवार के पीछे के समीकरण क्या हैं, कौन कितना भारी है। कांग्रेस भाजपा अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन चुनाव परिणाम जनता तय करेगी और वही बताएगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिलहाल समय हो गया है विदा लेने का, इसलिए हमारे साथ इस पूरी चर्चा में नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और एतराम साहू जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।